नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 25 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज बहुत सारे टॉपिक हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो कृपया करके अंत तक देखें क्योंकि सारे के सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट ही हैं। कई सारे चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तीस्ता विवाद को डिस्कस करेंगे, सिंधु जल समझौता को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी चर्चा में है। पेपर लीक को लेकर जो भारत सरकार ने कानून बनाया था उसको नोटिफाई कर दिया गया है, इस पेपर लीक कानून को भी देखेंगे और उसके अलावा पेशा कानून को भी हम लोग समझेंगे। पेशा कानून भी चर्चा में है, क्या है भाई ये, और भी कई सारे न्यूज़ हैं आपके पीटी और मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो अगर आप चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए ताकि कुछ सीख कर जाएँ, केवल नाम मात्र का ना हो। अगर आप 1 घंटे 45 मिनट का करंट अफेयर का वीडियो रोज़ देखते हैं तो न केवल आपके पीटी में बल्कि मेंस एग्जामिनेशन में आपकी लेखन शैली में, समझने में, चीज़ों को समझने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होगा। इसीलिए बड़ा होता है वीडियो, वरना मैं 5-5 पॉइंट सबके करवा के 25 मिनट वीडियो ख़त्म कर सकता हूँ। लेकिन बड़ा इसीलिए होता ताकि आप लिख पाएँ। देखिए क्या है आज का हेडलाइन, तो 25 जून है। 25 जून को क्या हुआ था? 25 जून किसके लिए जाना जाता है बंधुओं? तो ये जाना जाता है आपका इमरजेंसी लागू किया गया था इसी दिन, आज के दिन ही आपातकाल को लागू किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के द्वारा। तो ठीक है, उसके 50 वर्ष भी पूरे हो जाएंगे, उसके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। उसके साथ में कल 24 जून को लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर महोदय के द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री से शुरू होता है, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर उसके पश्चात सारे नेता क्रम में शपथ ग्रहण करते हैं। आपसे स्टेटमेंट बनाकर ये पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री केवल प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हैं, लोकसभा सदस्य का शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। नहीं, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री पद का भी शपथ ग्रहण करना पड़ता है और सभी मंत्रियों को भी, और लोकसभा के सदस्य का भी शपथ ग्रहण करना पड़ता है। लोकसभा के शपथ ग्रहण में क्या था? भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा और ईश्वर की शपथ लेता हूं, बस यही 2-3 लाइन ही होता है। जो ओथ ले रहे होते तो उसको एक बार ध्यान से सुन लिया कीजिए क्योंकि ओथ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, तो हेडलाइन हो गया। और 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है, 18वीं लोकसभा शुरू हो रही है। यूपीएससी ने जो सवाल पूछा था महिला आरक्षण से, उसमें यही एकमात्र लाइन था जिसको अगर आप हटा देते महिला आरक्षण वाले सवाल में, जहाँ पर लिखा हुआ था कि महिला आरक्षण को 18वीं लोकसभा से ही लागू किया जाएगा। 18वीं लोकसभा से उसको लागू नहीं किया जाएगा, उसको 2026 के पश्चात लागू किया जाएगा। तो ये अगर आप लाइन हटा देते तो आपका आंसर निकल कर आ रहा था। तो इसलिए ज़रूरी होता है न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ा करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पेपर लीक कानून को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, जो भारत सरकार ने फरवरी महीने में पारित किया है और वर्तमान में उसको नोटिफाई भी कर दिया गया है। सेंट्रल के जितने भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं उन सभी के लिए वो एक सुरक्षा का काम करता है। क्या वाकई करता है? कहने के लिए चलिए बोलेंगे हम लोग कि वो सेंटर के एग्जामिनेशन के लीक को रोकने के लिए बनाया गया एक सख्त कानून है और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन अब शुरू होगा। देखते हैं क्या क्या होगा। चलिए देखते उसे। टॉपिक बहुत सारे हैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट पर बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करेंगे। आपको 70 बीपीएससी पीटी टेस्ट ज्वाइन करना हो, 71 के लिए आंसर राइटिंग करनी हो, 70 के लिए आंसर राइटिंग करनी हो तो कृपया आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए, लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, इसमें ये कहा गया था कि भाई जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें जो कदाचार होता है उस कदाचार को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये पहले विधेयक था, अब ये एक्ट बन चुका है, नोटिफाई भी इसको कर दिया गया है। हाल के वर्षों में देश भर की भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के मामले बहुत बड़ी संख्या पर आए हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? तो आपको पता होना चाहिए कि 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम, अगर स्टेट और सेंटर दोनों का मिला लेंगे तो 70 से ज़्यादा एग्ज़ाम के पेपर्स लीक हुए हैं। 73 करोड़ स्टूडेंट पूरे एक साल में, पिछले 1-2 साल में 3 करोड़ स्टूडेंट्स की संख्या है। उनके परिवारों की संख्या निकालेंगे तो लगभग आधा भारत जो है ना वो परीक्षा लीक के कारण से परेशान है, कहीं न कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित हुआ है। और ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। क्यों ख़राब चीज़ आप समझिएगा। अगर पेपर लीक होता है वो भी किसका? डॉक्टर्स का, तो ख़राब डॉक्टर मिलेंगे आपको। अगर अधिकारियों का होता है, जो बीपीएससी वगैरह में होता है, तो ख़राब अधिकारी मिलेंगे आपको। जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम था तो उसके पश्चात ख़राब प्रोफेसर मिलेंगे आपको। पूरे देश का जो मेरिट सिस्टम है यही कोलैप्स कर जाएगा। और अगर देश का इंजीनियर अच्छे नहीं मिलेंगे, डॉक्टर्स अच्छे नहीं मिलेंगे, अधिकारी अच्छे नहीं मिलेंगे, मेरिट वाले नहीं होंगे,
तो यकीन मानिए ये इस देश का सिस्टम जो है वो अपने पड़ोसी जैसा हो जाएगा, पाकिस्तान के जैसा कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि अच्छे लोग नहीं होंगे, योग्य लोग नहीं होंगे। और अगर योग्य लोगों का चयन नहीं होता तो योग्य लोग कहाँ चले जाते हैं, तो फिर वो बाहर चले जाते, ब्रेन ड्रेन हो जाता है, या तो फिर वो सिस्टम का कभी हिस्सा नहीं बन पाते हैं। एक ट्रस्ट का अभाव पाया जाता है सरकार और लोगों के बीच में इसके पश्चात। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि जो परीक्षा है वो कम से कम फेयर एनवायरनमेंट में हो। मिडिल क्लास या सामान्य वर्ग जो है भारत का, वो यही चाहता है कि उसके बच्चों को एक बार मौका तो मिले फ्री एंड फेयर एग्ज़ाम देने का, है ना। चलिए आगे देखिए। पिछले 16 राज्यों में बहुत सारे पेपर लीक की घटनाएं दर्ज की गई हैं और इसमें लगभग 1.2 लाख पदों के लिए होने वाली भर्तियों में कम से कम 1.51 करोड़ आवेदकों का जीवन प्रभावित हुआ है। मैंने तो 3 करोड़ बताया है, ये इन्होंने केवल सेंट्रल एग्जामिनेशन का काउंट किया होगा। देख सकते हैं आप, सभी राज्यों की स्थिति आपको वैसी ही दिखेगी, सभी राज्यों की स्थिति आपको वही दिखेगी, है ना। कदाचार के कारण परीक्षाओं में देरी होना, सार्वजनिक परीक्षाओं में कदाचार के कारण से देरी हो जाती है अपारदर्शिता लाने के लिए, और अधिक पारदर्शी वातावरण बनेगा। अपारदर्शी जब हो जाता है, चीज़ें ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया कि विश्वास का अभाव हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार का एक्ट ज़रूरी है। पहला क्या था इसके पीछे, एक्ट लाने के पीछे कारण कि पेपर बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है। दूसरा क्या था, पेपर लीक के कारण सेशन लेट हो जाते हैं। जैसे भी CUET का रिजल्ट देर से आएगा तो सारे यूनिवर्सिटी के सेशन लेट हो जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि भाई पारदर्शी बने, ट्रांसपेरेंट बने सिस्टम, जितना ज़्यादा उतना अच्छा रहेगा। अगला देखिए क्या है कि विधेयक के प्रमुख प्रावधान क्या है। विधेयक नहीं, अब ये एक्ट बन चुका है, अब ये एक्ट बन चुका है। तो एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या है, लोक परीक्षा को परिभाषित करता है, लोक परीक्षा को परिभाषित करता है ये। इसके तहत लोक परीक्षा को विधेयक की अनुसूची में सूचीबद्ध लोक परीक्षा अधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा सूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है। अनुसूची में 5 लोक परीक्षा प्राधिकरण UPSC, SSC, रेलवे बोर्ड, IBPS जो बैंक का एग्ज़ाम लेती है, NTA, इनके द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले सभी एग्ज़ाम को इन सारी संस्थाएं मिलकर जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, इनसे जुड़े हुए कदाचार अगर होते हैं तो भारत सरकार उसके लिए इस एक्ट में प्रावधान बनाकर रखा हुआ है। NTA, JEE मेन, नीट UG, नीट UGC नेट, चलिए ये सारे पेपर लीक हुए हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी स्टेट टेस्ट CUET, क्या पता लीक हुआ हो, पता ना चला हो। देखिए लीक होने पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि लीक का पता चल जाता है। 66 BPSC, 65 BPSC भी लीक था, बाद में इसका न्यूज़ आया, लेकिन उस समय अगर न्यूज़ आ जाता है तो ये अच्छी चीज़ रहती है। सोचिए अगर UGC नेट का पटना पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया होता तो आज जो NTA है वो अपना बता देती कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं हो, कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं है। इसलिए न्यूज़ में आना भी ज़रूरी होता है। अगर लीक होता है तो न्यूज़ में आ गया तो ये भाग्य मानिए आपका कि कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, वरना लीक तो बहुत सारे पेपर होते, न्यूज़ में भी नहीं आता। इस नामित सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण के अलावा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय, विभाग या कर्मचारियों की भर्ती के लिए उनसे जुड़ा या अधीनस्थ कार्यालय भी नए कानून के दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार के कोई भी विभाग या ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं UPSC, IBPS, RRB, NTA, इन सब के द्वारा ऑर्गेनाइज की जाने वाले कोई भी एग्ज़ाम अगर उसमें कदाचार होता है तो ये एक्ट वहाँ पर लागू होगा। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं बार बार। केंद्र सरकार आवश्यकता पड़ने पर एक अधिसूचना के माध्यम से नए अनुसूची में नए प्राधिकरण को भी जोड़ सकती है। केंद्र सरकार पता चला एक अधिसूचना लाई और इसमें किसको, तो CBSE को भी जोड़ दिया, है ना, तो उसको भी ऐड कर सकती है। इसमें एक्ट में कहा गया है कि सभी अपराधी संज्ञेय, गैर जमानती, नॉन बेलेबल, गैर समन योग्य होंगे। संज्ञेय अपराध में मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामलों की जांच करना पुलिस का कर्तव्य है। एक गैर समन योग्य अपराध है वह जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा मामला वापस नहीं लिया जा सकता है, भले ही शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच में समझौता हो गया हो, तब भी मुकदमा वापस नहीं लिया जा सकता। अगर एक बार संज्ञान में आ गया तो मुकदमा वापस नहीं होगा। इसका तात्पर्य है कि बिना वारंट की गिरफ्तारी की जा सकती है, जमानत अधिकार का मामला नहीं होगा, और बल्कि एक मजिस्ट्रेट यह निर्धारित करेगा कि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा सकता है या नहीं। अनुचित साधनों अपराधों का सहारा लेने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए सज़ा 3 से 5 वर्ष का कारावास और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। यदि दोषी जुर्माना देने में विफल रहता है तो भारतीय न्याय संहिता 2023 के प्रावधान के अनुसार कारावास की अतिरिक्त सज़ा उसे दी जाएगी। सेवा प्रदाताओं के लिए सज़ा, परीक्षा के संचालन के लिए सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता भी
1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है यदि सेवा प्रदाता अवैध गतिविधि में शामिल होता है। सेवा प्रदाता का मतलब जैसे अभी जो वर्तमान का नीट का पेपर लीक हुआ है, नीट यूजी का, उसमें मामला आ रहा है कि भाई कुरियर जिसने पेपर को इधर से उधर पहुँचाया है, और पेपर सामान्य तौर पर कहाँ पर रखे जाते हैं, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में रखे जाते हैं। बैंकों के अलग अलग जो सिस्टम होते हैं वहाँ पर पेपर को स्टोर किया जाता है। तो जो कुरियर सेवा है और जहाँ से प्रिंट होकर आया, इस बीच में कहीं पर चेन में लीक हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। तो अगर ये सेवा प्रदाता जैसे कुरियर कंपनी हो गई, ये जिसने प्रिंटिंग का काम किया है, जिसने स्टोरेज का काम किया, SBI हो गई, इन सब में से किसी मिलीभगत अगर पाई जाती है तो उनको 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अनुचित साधनों की परिभाषा विधेयक की धारा में, एक्ट की धारा में कम 3 में कम से कम 15 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है जो मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग करने के बराबर है। इन कृत्यों में शामिल है प्रश्न पत्र या उत्तर कुंजी या उनके हिस्से को लीक करना, प्रश्न पत्र या ऑप्टिकल मार्क जो रिकॉग्निशन होता है, OMR रिस्पॉन्स शीट को बिना अधिकार के अपने कब्जे में लेना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रश्नों का समाधान प्रदान करना। ये सब चीज़ें अगर आपके संज्ञान में आती है और आप इनमें लिप्त पाए जाते हैं तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। यह अनुभाग उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग या किसी उम्मीदवार की योग्यता या रैंक को अंतिम रूप देने हेतु आवश्यक किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ को भी सूचीबद्ध करता है। कंप्यूटर नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के साथ छेड़छाड़, धोखाधड़ी, आर्थिक लाभ के लिए फर्जी वेबसाइट बनाना, ये सब जो हैं, ये सब इसके कृत्य में शामिल होंगे। जांच व प्रवर्तन एक्ट में कहा गया कि प्रस्तावित कानून के तहत अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक, सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी, मतलब हाई लेवल के ऑफिसर ही जिसकी जांच कर सकते हैं। राज्यों के लिए मॉडल मसौदा, यह एक्ट राज्यों द्वारा अपने विवेकाधिकार से इसके अंगीकरण हेतु एक मॉडल मसौदे के रूप में भी कार्य करेगा, जिसका उपयुक्त अपराधियों तत्वों को उनके राज्य स्तरीय सार्वजनिक परीक्षाओं को बाधित करने से रोकने में राज्यों की सहायता करना है। अगर राज्य सरकार चाहे इस एक्ट को अपने यहाँ पर भी अपने द्वारा अपने खुद को अंगीकृत कर लेगी, इस एक्ट को अंगीकृत कर लेगी, जिससे क्या होगा, उस राज्य में भी ये चीज़ लागू हो जाएगा। उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीक समिति, सार्वजनिक परीक्षाओं पर एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय तकनीक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति डिजिटल प्लेटफॉर्म को सुरक्षित करने के लिए प्रोटोकॉल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह सुव्यवस्थित IT सुरक्षा प्रणालियों को कार्यान्वित करने के लिए रणनीति तैयार करेगी। तो ये सब काम भी इसी एक्ट में रखा गया है, एक सुरक्षित माहौल में कदाचार मुक्त परीक्षा हो सके। लेकिन विडंबना देखिए, फरवरी में एक्ट आया और मई में सारे पेपर लीक हो गए। नेट UGC का जो पेपर कैंसिल किया है, इन्होंने टेक्निकल एरर से किया है। 1.5 घंटे तक तो लॉगिन तक नहीं कर पाए सिस्टम में बच्चे, और उसके पश्चात इनको पता चला कि ये पेपर जो है ये सही नहीं है, इसकी जो गोपनीयता है वो प्रभावित हो चुकी है। तो नेट UGC उसके बाद कैंसिल कर दिया गया। अभी तक उसका कारण स्पष्ट नहीं किया NTA ने। एक होता है ना डिटेल क्लियरिफिकेशन देना कि भाई क्यों हमने कैंसिल किया है। नेट UGC सामान्य एग्जाम है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस एक्ट को ज़रा ध्यान में रखिएगा क्या है और क्या क्या इसके प्रावधान हैं। नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये भी ध्यान में रखिएगा, और कृपया करके इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। कैरियर की बात आती है, ईमानदारी रखिए जीवन में। जीवन कभी मुश्किल नहीं होगा अगर ईमानदार रहेंगे तो, और अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे जीवन में तो भले ही आप कलेक्टर क्यों ना बन जाएं, चैन की नींद तो नहीं सो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है आपका सिंधु जल समझौता के बारे में हम लोग समझेंगे। इंडस वाटर ट्रीटी एक टीम है जो पाकिस्तान से आई है, और वो टीम अलग अलग जगहों पर इंस्पेक्शन कर रही है कि सिंधु जल समझौता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट किश्तवाड़ प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा सा प्रोजेक्ट है ये, और इसका भी इंस्पेक्शन करेगी। साथ ही में चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी की सहायक नदी है कौन सी, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मारूसुदर करके एक नदी है जिस पर एक डैम बन रहा है, उसका भी इंस्पेक्शन करेगी। साथ ही में नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के हेडक्वार्टर में विजिट करके जो भी उनके जांच पड़ताल है वो करेगी। दोनों देशों के बीच में समझौता हुआ था, ये सिंधु नदी जल समझौता। मध्यस्थता किसने किया था, तो मध्यस्थता किया था वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया था? वर्ल्ड बैंक ने किया था समझौता के मध्यस्थता, और इसके तहत में सिंधु नदी के जो जल बंटवारे हैं उसको संपन्न किया गया था भारत और पाकिस्तान में। सिंधु नदी के अलग अलग जो सहायक नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सभी नदियों के पानियों को बांटवारा किया गया था कि भाई किन नदियों का पानी पाकिस्तान को जाना चाहिए और किन नदियों का पानी भारत के पास में रहना चाहिए। दरअसल में लगभग में सारी नदियाँ जो हैं वो भारत होते हुए भी बहकर पाकिस्तान में जाती हैं,
तो अंततः सारे पानी तो पाकिस्तान में ही जाने हैं, लेकिन हम अलग अलग डैम के द्वारा उन पानियों को, अपने हिस्से के पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं पंजाब की तरफ में और दूसरे कृषि से संपन्न इलाकों में, और उनका उपयोग भी करते हैं। उन पर डैम भी हम बहुत सारे बनाए हमने, जैसे किश्तवाड़ डैम है, जैसे और भी बहुत सारे डैम हैं जो जम्मू कश्मीर बनाए गए हैं। एक दो के मैं आपको नाम भी बताऊंगा, लेकिन पहले इस ट्रीटी को समझते हैं कि ये ट्रीटी क्या है। उसके पश्चात तीस्ता नदी भी चर्चा में है, तीस्ता नदी विवाद भी चर्चा में है, उसको भी हम लोग ज़रा समझेंगे। ओके, देखिए क्या है ये संधि। भारत और पाकिस्तान ने 9 वर्षों की बातचीत के बाद सितंबर 1960 में, इसको कृपया करके ध्यान में रखिएगा, 1960 सितंबर, ओके, IWT इंडस वाटर ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए, जिसमें विश्व बैंक भी एक इस संधि का हस्ताक्षर करता है। मध्यस्थता किसने की थी? बार बार मैं कह रहा हूँ आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संधि है, इसके बीच में वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थ का काम किया था। यह सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के पानी के उपयोग पर दोनों पक्षों के बीच में सहयोग तथा सूचना का आदान प्रदान के लिए तंत्र निर्धारित करती है। आप देख ही सकते हैं कि ये इंडस नदी है, उसके बाद से आपको यहाँ पर दिखेगा कौन सा, तो झेलम दिखेगा, फिर चिनाब दिखेगा, फिर रावी, फिर ब्यास, फिर सतलज, और ये पाकिस्तान के मिठानकोट है। पाकिस्तान में मिठानकोट जगह है जहाँ पर ये सारी नदियाँ जाकर मिल जाती हैं, सारी नदियाँ मिल जाती हैं सिंधु नदी में। वेस्टर्न रिवर माना जाता है किसको, तो चिनाब, झेलम और इंडस जो है, और ईस्टर्न नदी है कौन सा, तो सतलज, ब्यास और रावी। तो ये जो पश्चिमी नदियाँ हैं चिनाब, झेलम और इंडस, ये ऊपर की जो आपको दिख रही हैं, ये 3 नदियों जो दिख रही हैं आपको, इन पर पाकिस्तान को अधिक अधिकार दिया गया है, इनके जल पर पाकिस्तान को अधिक अधिकार दिया गया है। वहीं रावी, ब्यास, सतलज जो है, इन नदियों के जल पर भारत को अधिक अधिकार प्राप्त है। ज़रा इसको और डिटेल में हम लोग समझते हैं। देखिए क्या है कि साझा जल संधि ने निर्धारित किया कि सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को भारत और पाकिस्तान के बीच में कैसे साझा किया जाएगा। इससे UPSC PT में और BPSC में भी पूछा जा सकता है आपसे, मेंस का भी ये सवाल बन सकता है, मेंस का भी सवाल बन सकता है। इसके तहत 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए पाकिस्तान को आवंटित किया गया है। भारत द्वारा कुछ गैर उपभोग्य कृषि व घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलज को अप्रतिबंधित जल उपयोग के लिए भारत को आवंटित किया गया था। इसका मतलब है कि जल का 80% हिस्सा पाकिस्तान में चला जाएगा, जबकि शेष 20% भारत के उपयोग के लिए छोड़ दिया गया है। सिंधु अस्थायी सिंधु आयोग क्या है? इसके लिए दोनों देशों को, दोनों पक्षों को अस्थायी आयुक्तों द्वारा एक अस्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की आवश्यकता थी। सिंधु जल संधि के अनुसार आयोग वर्ष में कम से कम एक बार नियमित तौर पर भारत और पाकिस्तान में बैठक करेगा, और ये बैठक लगातार चलती आ रही है। भारत पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ख़राब हुए इस बीच में, 1960 के बाद से अप एंड डाउन होता रहा, लेकिन ये जो आयोग हैं ये अपना काम करती रही। बीच बीच में कभी कभार इसकी बैठक रद्द भी हुई, लेकिन लगभग में इसने काम किया ही है, कभी कभार को छोड़ देंगे आप तो। नदियों पर अधिकार, झेलम, चिनाब और सिंधु के पानी व पाकिस्तान का अधिकार है। IWT के अनुग्रह C में भारत के कुछ कृषि उपयोग के लिए अनुमति दी गई है कि जो सिंधु, झेलम, चिनाब नदियां हैं, इनके पानी को आप कुछ कृषि के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो दरअसल पाकिस्तान ने सवाल कहाँ पर खड़ा किया, उसने बोला कि इन नदियों की जो सहायक नदियाँ जैसे झेलम, चिनाब, इनकी सहायक नदियाँ हैं, भारत ने इस पर कुछ डैम बनाए थे, लेकिन वो डैम जो थे वो पानी को रोक नहीं रहे थे, बल्कि बहते हुए पानी में उन्होंने डैम बनाए थे, और उसमें से कुछ ही पानी को डाइवर्ट किया था अपने बिजली उपयोग के लिए, कृषि उपयोग के लिए। बाकी जो प्रवाहित हो रहा था उसको ऐसे ही प्रवाहित होने दिया गया था। जबकि अनुगलक D इसे रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना का निर्माण करने की अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि पानी के भंडारण की आवश्यकता नहीं है। यही रन ऑफ द रिवर टाइप का डैम भारत सरकार ने बनाए। रन ऑफ द रिवर टाइप के पनबिजली संयंत्र स्थापित किए गए, जिससे पानी का जो बहाव है वो रोके बिना हम क्या करें, तो हम इसमें बिजली का उत्पादन कर सकें। अब ये कैसे होता है, ये नदी मुख्य बह रही है ना, हमने क्या किया, एक यहाँ पर छोटा सा बिजली उत्पादन का संयंत्र लगा दिया, इसमें से जल को यहाँ पर डाइवर्ट किया, बिजली उत्पादन हो गया, फिर आगे जाकर इस जल को इस नदी में जोड़ दिया। तो इसको क्या बोलते हैं, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा है, जिससे मुख्य नदी जो है उसके प्रवाह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि हमने उससे बस थोड़ा सा बिजली उत्पादन कर लिया टरबाइन घुमाकर। लेकिन पाकिस्तान बार बार कहता है कि भारत जो है वो नदियों के प्रवाह को रोक रहा है। भारत पाकिस्तान है तो विवाद तो हो ही जाएगा। विवाद समाधान तंत्र, सिंधु नदी के अनुच्छेद 9 के तहत
3 चरणों वाला एक विवाद समाधान तंत्र भी प्रदान करता है, जिसके तहत दोनों पक्षों के प्रश्नों का समाधान अस्थायी आयोग में किया जा सकता है। अंतर सरकारी स्तर पर भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। जल बंटवारे को लेकर देशों के बीच अनसुलझे प्रश्नों, मतभेदों जैसे तकनीकी मतभेद के मामले में कोई भी पक्ष निर्णय लेने के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति होगी, विश्व बैंक से संपर्क कर सकता है। अतः यदि कोई पक्ष यानी कि तटस्थ विशेषज्ञ के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो संधि की व्याख्या और सीमा, विवाद मामले को मध्यस्थता न्यायालय में भी भेजा जा सकता है। ये सब विवाद भी सुलझाने के लिए अलग अलग तंत्र स्थापित किए गए हैं इसमें। तो सिंधु नदी विवाद क्या है? सिंधु नदी जल में भारत को कौन कौन सी नदियों पर मिला हुआ है? तो भारत को मिला हुआ है रावी, ब्यास, सतलज पर, और पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब इसके पानी पर अधिकार मिला हुआ है। तो कृपया करके इनको ध्यान में रखें, नदियों के नाम ध्यान में रखें। और वर्तमान में 1-2 डैम है जो चर्चा में है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अब फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला जो टॉपिक है ये बड़ा ही शानदार सा है। श्रीनगर को 1 वर्ष में ही दूसरी बार, इससे पहले श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें क्राफ्ट के लिए उसको शामिल किया गया था यूनिक सिटी नेटवर्क में। लेकिन अब इसको किसके द्वारा? तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी WCC के द्वारा श्रीनगर गेट टैग फॉर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी, 4th फ्रॉम द कंट्री, भारत से चौथा ऐसा होगा जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा इसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के में एक शहर के रूप में शामिल किया गया है। इसको कृपया ध्यान रखें, ये यूनेस्को ने नहीं दिया है, किसने दिया है? तो वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने इसको ये प्रदान किया है। इससे पहले श्रीनगर को यूनेस्को के द्वारा भी क्राफ्ट के लिए जगह मिल चुका है यूनेस्को के वर्ल्ड क्रिएटिव सिटी रैंक में। इसके अलावा WCC में 3 और शहर भारत के शामिल हैं, चौथा होगा ये। यूनेस्को का जो सिटी लिस्ट है उसमें तो काफ़ी सारे शहर हैं, लेकिन WCC में और कौन कौन से हैं? तो जयपुर है और मल्लापुरम है तमिलनाडु का, और उसके अलावा मैसूर कर्नाटक का हो गया। और अब चौथा कौन सा हो गया? तो श्रीनगर हो गया। ये चारों शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा क्रिएटिव सिटी में शामिल किया गया है। अब श्रीनगर के क्या क्या फेमस होते हैं भाई? तो श्रीनगर के लकड़ी के उत्पाद बड़े ही फेमस होते हैं, क्योंकि पहाड़ में जो ठंडे पहाड़ हैं वहाँ पर मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती, जिन पर क्राफ्ट बनाना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही आसान भी होता है और अच्छी लकड़ियाँ भी पाई जाती। इसीलिए आपका अगर होगा कि नहीं होगा, बचपन में एक शौक़ होता था क्या, तो भाई एक बैट श्रीनगर का बड़ा ही फेमस है ना, विलो करके होता है, विलो है शायद, विलो कंपनी है, उसके बैट शौक़ होता था, उस बैट से खेले, शानदार बैट होता है। तो सबसे शानदार लकड़ी चूँकि वहाँ पर पाई जाती है, वहाँ की मिट्टी ऐसी है, पानी वैसी है, जिसके कारण से इस तरह के बैट वहाँ पर बनते हैं। इसके अलावा वुड क्राफ्ट में बहुत सारे चीज़ों का निर्माण किया जाता है। आपको पता होगा कि श्रीनगर में लकड़ी की बनी हुई मस्जिद है जो आर्ट एंड कल्चर में आप लोग पढ़ते हैं। उसके अलावा वहाँ पर पाशमीना हो गया, पाशमीना जो कपड़ा होता है, वुलन कपड़ा होता है, उसके आर्ट हो गए। और भी जिल्द साजी, अभी पता ही नहीं होगा। जिल्द साजी एक तकनीक होती है जिसमें पुराने किताबों को संरक्षित किया जाता है। आपको मैं बता दूं कि जैनुल आबदीन का आपने नाम सुना होगा। जैनुल आबदीन, जिसको अकबर कहा जाता है कश्मीर का, शानदार शासक था। उसने बड़ा ही न्यायप्रिय सी नीति अपनाई थी और हिंदू मुस्लिम संस्कृति को एकीकरण करने का उसने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। उसका बाप बहुत ही क्रूर शासक था, लेकिन वो बहुत ही भला इंसान था। उसने क्या किया, उसने बोला कि श्रीनगर के लोगों को रोज़गार दिया जाए और श्रीनगर में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। तो उसी ने जिल्द साजी, उसके अलावा कश्मीर में जो पाशमीना आपको सिल्क दिखता है और उस पे कार्य, उसके अलावा लकड़ी, उसके अलावा खान पान कश्मीर के, इन सभी चीज़ों को उसने बहुत ही बड़े स्तर पर बढ़ावा दिया था। यानी कि हर घर में कोई न कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित हो, इस तरह की नीति अपनाई थी किसने? तो जैनुल आबिदीन ने। इतिहास से थोड़ा सा मैंने जोड़ दिया।
अब ज़रा हम इसको देख लेते हैं, ये काउंसिल वाउंसिल क्या क्या है और किन किन चीज़ों के लिए दिया गया है। गृह मंत्रालय ने भी कॉन्ग्रेचुलेट किया है, अच्छी चीज़ है, हमारा कश्मीर जितना आगे बढ़े उतना अच्छा चीज़ है ये। और देखते हैं कि किस किस चीज़ के लिए दिया गया है। देखिए क्या है कि विश्व शिल्प परिषद अंतर्राष्ट्रीय WCC इस वर्ष भारत की ओर से विश्व शिल्प शहर WCC के रूप में नामांकन श्रीनगर विचार कर रही थी। ये तब का मैंने ये ऑनलाइन उठाया है, लेकिन अब इसको मिल गया है टैग, मिल गया है इसको टैग, ये कृपया करके ध्यान में रखें। WCCI निरीक्षण दल का दौरा भी हुआ था, जिसमें टीम पश्मीना शाल, कालीन, पेपर मेसी सहित पारंपरिक शिल्प के संरक्षण और संवर्धन का मूल्यांकन किया जा रहा था। और वहाँ पर कागज़, लकड़ी, कपड़ा, इन सभी चीज़ों पर शानदार काम किया जाता है। WCC नामांकन के लिए मानदंड शहरों का चयन पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने तथा नए बाजार संपर्क बनाने के उनके प्रयासों के आधार पर किया जाता है। क्राइटेरिया क्या है वो भी यहाँ पर बता दिया मैंने आपको। श्रीनगर का अंतिम नामांकन निर्णय अगले 2 महीनों में होने की उम्मीद है और अब ये हो चुका है, शामिल कर दिया गया है। इसके लाभ क्या होंगे? इस मान्यता से नए बाजार के अवसर पैदा होंगे, श्रीनगर के शिल्प के लिए वैश्विक दृश्यता बढ़ जाएगी। WCCI ने नवंबर में श्रीनगर में अपनी वार्षिक बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे विश्व भर के WCC टैग शहरों में 200 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद भी की जा रही है। शिल्प क्षेत्र मानचित्रण के लिए भी सहयोग होगा। भारतीय राष्ट्रीय कला और सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट कश्मीर इंटैक के शिल्प क्षेत्र का मानचित्रण करने के लिए जम्मू कश्मीर हस्तशिल्प विभाग के साथ भी सहयोग कर रहा है और इस पर भी काम किया जा रहा है। इस सहयोग का उद्देश्य कश्मीर के शिल्प को उन देशों के समक्ष प्रदर्शित करना है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उन्हें प्रभावित किया, विशेष रूप से मध्य एशिया के देश। दरअसल मध्य एशिया के देश चीन हो गया, यूनान हो गया और भी आस पड़ोस के जो देश हैं ये श्रीनगर के शिल्प से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर उन सब का मिक्सचर आपको कहीं न कहीं दिखेगा। आपने गांधार शैली पढ़ा है, काबुल यहीं के बगल में ही है थोड़ा सा, तो उसका प्रभाव यहाँ पर काफ़ी अच्छा पड़ा हुआ है। तो जो मिक्सचर वाले देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हो गए, चीन हो गया, इन सभी के समक्ष हम इसके आर्ट को प्रदर्शित करेंगे ताकि वहाँ भी इसके लिए बाज़ार खोल सके। आर्थिक प्रभाव क्या होगा? तो श्रीनगर में 20,822 पंजीकृत कारीगर हैं जो कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, कालीन व शॉल जैसे शिल्प से जुड़े हुए हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र जम्मू कश्मीर की समग्र अर्थव्यवस्था में 2.64% का योगदान देता है। हैंडक्राफ्ट जो हाथ से बनाया हुआ उत्पाद है वो श्रीनगर की अर्थव्यवस्था 2.5% ज़्यादा का योगदान है। ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। ये संभावित वैश्विक मान्यता, WCC की मान्यता, श्रीनगर सदियों पुरानी हस्तशिल्प प्रथाओं को वैश्विक मान्यता मिल गई है। यह स्थानीय कारीगरों के लिए काफ़ी अच्छा होगा, उनके उत्पाद दुनिया भर में बिक सकेंगे। अब WCC को ज़रा देख लेते हैं। विश्व शिल्प परिषद एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में शिल्प संबंधी गतिविधियों के माध्यम से फेलोशिप और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह दुनिया भर के शिल्पकारों का समर्थन करने के लिए विनिमय कार्यक्रम, कार्यशालाएँ यानी कि वर्कशॉप, सम्मेलन, सेमिनार, प्रदर्शनियां आयोजित करता है। बेल्जियम में पंजीकृत यह संगठन यूनेस्को संबद्ध है और 5 क्षेत्रों में संगठित है: अफ्रीका, एशिया प्रशांत, यूरोप, लैटिन अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ये यूनेस्को से भी संबद्ध है। यूनेस्को ने तो दिया ही था, अब इसने भी दे दिया है। कमला देवी चट्टोपाध्याय, एलिना ओसबर्न बेव द्वारा संस्थापित WCC हर कुछ वर्षों में बैठक और आम सभा आयोजित करता है, जिसमें 2011 में डबलिन में, 2012 में चेन्नई में, 2016 में इस्फहान में इसका उल्लेखनीय कार्यक्रम हुआ था और इस साल फिर से उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसकी बैठक हो सकती है। तो विश्व शिल्प परिषद, वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, श्रीनगर के शिल्प, इतिहास सब बता दिया है मैंने आपको। जो जैनुल आबदीन था उसका बाप सिकंदर बहुत ही क्रूर शासक था, हिंदुओं के जबरन उसने मुसलमान बनाया था तलवार के बदौलत। तो जब जैनुल आबदीन बना तो उसने उन सबको बोला कि आप अपने अपने धर्म में वापस जाइए। जैनुल आबदीन की एक जगह बुराई की जाती है, वो इतना ज़्यादा लिबरल हो गया हिंदू धर्म को लेकर कि उसने सती प्रथा को भी अनुमति दे दी। सती प्रथा को अनुमति दे दी थी जैनुल आबदीन ने, जो कि वहाँ पर बंद होना चाहिए था, लेकिन उसने बोला कि ये धर्म का सवाल है, आस्था का सवाल है, तो हम इस पर भी रोक नहीं लगाएंगे। तो ये जैनुल आबदीन की खासियत मानी जाती है। ज़रा ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला है कि केरल के विधानसभा के द्वारा वहाँ पर एक एक्ट पारित किया गया, एक प्रस्ताव पारित किया गया है। प्रस्ताव, एक्ट नहीं, प्रस्ताव। क्या है प्रस्ताव? तो केरला का नाम केरल, KARAL, केरल, उसमें इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? KERALA, केरला आ जाएगा, है ना। तो केरला का नाम केरलम, मलयालम भाषा में मलयालम टच देने के लिए अब इसका नाम केरलम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है केरल की विधानसभा के द्वारा।
लेकिन अंतिम रूप से इसको स्वीकृति कौन देगा? तो इसको स्वीकृति दिया जाएगा भारत की संसद के द्वारा। तो प्रस्ताव पारित कर लिया है, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति जी के समक्ष आएगा। राष्ट्रपति जी उस प्रस्ताव को भारत के संसद में रखेंगे और भारत की संसद उसको पारित भी कर सकती है, नहीं भी पारित कर सकती है। संसद में सामान्य बहुमत से इसे पारित किया जा सकता है और नहीं भी पारित किया जा सकता है। केरल के पास करने से ये चीज़ सही नहीं हो जाएगा और ये चीज़ आपको नहीं दिखेगा। बस उन्होंने प्रस्ताव पारित किया अपनी राजनीति के लिए, और केरलम नाम अगर पड़ भी जाता है तो क्या दिक्कत है भाई? अपने देश की एक भाषा है मलयालम, उसी में उसका नाम होगा, तो गलत क्या है इसमें? ठीक है, फिर भी केरल का केरलम नाम करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है, तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसके अगर थोड़ा सा हम लोग इतिहास की बात कर लें तो दक्षिण भारत का आपको मैप मैं बताता हूँ। ये जो इलाका है आपको तमिलनाडु के तट पर दिखेगा, इसको बोलते थे चोल। यहाँ पर चोलों का राज्य था। बीच का जो इलाका है कन्नड़ और तमिलनाडु के संगम का इलाका है, इसको बोलते थे पांड्य। और ये जो इलाका है जिसमें केरल है वर्तमान में, इसको कहा जाता था चेर, है ना। तो ये जो चेर शब्द था, चेरम, इसको बोलते थे चेरम। बाद में यही बन गया केरम, केरला, इस प्रकार के ये कन्वर्ट हो गया इसमें। और सम्राट अशोक जो हैं उनका जो 275 ईसा पूर्व का जो उनका शिलालेख है उसमें केरल का शब्द का उपयोग हमें मिलता है, तो सम्राट अशोक के समय मिलता है। बाकी अलग अलग डायनेस्टी ने यहाँ पर राज किया, जिसे मुख्य रूप से चेरों का राज रहा है। सम्राट अशोक के समय से चेर का राज शुरू होता है। संगम साहित्य याद कीजिए। फिर केरल पुत्र का नाम आता है, केरल पुत्र, सत्तीय पुत्र। तो ये जो आपने पढ़ा होगा ये क्या है? तो ये सब के सब केरला के इतिहास से ही जुड़ा हुआ है। तो केरल में किनका था? तो वहाँ पर था चेरों का राज था। वही चेर बाद में केरल नाम में आ गया परिवर्तित होकर, और बस यही है इसमें। और क्या बताया जाए आपको? बाद में इसको त्रावणकोर वहाँ पर था, त्रावणकोर रियासत था जिसको भारत में शामिल किया गया था, त्रावणकोर रियासत था। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा केरल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा। बाकी ये भगवान की अपनी भूमि मानी जाती, इतनी खूबसूरत भूमि है ये। गर्मी भी खूब पड़ती है लेकिन खूबसूरत जगहों का तो भरमार है यहाँ पर केरल में। केरल को नेट जियो जो है उसने दुनिया के मस्ट विजिट प्लेस में टॉप 10 प्लेस जो है उसमें इसका नाम रखा है। तो ये कुछ फैक्ट थे इसके बारे में, और क्या बताया जाए केरल के बारे में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है कि ममता दीदी हैं। ममता दीदी ने बोला कि भाई बंगाल को, यानी कि वेस्ट बंगाल को तीस्ता नदी जल विवाद में ज़रूर शामिल करना चाहिए। तीस्ता नदी जल विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में है। इसको लेकर संधि हस्ताक्षर करने की उम्मीद की जा रही है। भारत आई हुई थी कौन? तो शेख हसीना जी, और उम्मीद की जा रही थी कि तीस्ता नदी जल विवाद को लेकर इसमें समाधान हो सकता है। लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य जो है इसने हमेशा से बोला है कि चूँकि हमारे इसमें इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, हमारा इसमें जुड़ा हुआ है इंटरेस्ट, तो हमें ज़रूर इसमें शामिल कीजिए। तो इसको लेकर इन्होंने बोला है। तो हम लोग ज़रा समझते हैं कि तीस्ता नदी जल विवाद आखिरकार है क्या। हर साल ये ढोल बजता रहता है, और इसके साथ ही यूपीएससी ने पीटी में तीस्ता नदी से जुड़ा हुआ सवाल पूछा है। यूपीएससी ने पीटी में इससे सवाल पूछा है। तो ज़रा इसको देखते हैं, तीस्ता नदी कहाँ से आती है, क्या विवाद है, क्या इसका समाधान हो सकता है। तीस्ता जल संधि कहते हैं इसको। देखिए ज़रा, ये सिक्किम राज्य है, यहीं से तीस्ता नदी बहकर आती है और ब्रह्मपुत्र में ये जाकर मिल जाती है। कहाँ पर? तो ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। बांग्लादेश जो है वो बोलता है कि 50% पानी हमें दे दो, और भारत बोलता है कि हम आपको नहीं दे सकते, क्योंकि पश्चिम बंगाल का काफ़ी बड़ा इलाका जो है वो इस जल पर निर्भर करता है। तो तीस्ता ओरिजिनेट सिक्किम इसका ओरिजिन है, इसका सिक्किम में है मोहाना, सिक्किम में इसका ओरिजिन है, सिक्किम से निकलती है। ओके, खांग से और जेमू ग्लेशियर, कृपया करके इस ग्लेशियर का नाम ध्यान में रखें। यहाँ से सवाल पूछा गया है यूपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में। इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है उसका नाम है रंगीत इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो दार्जिलिंग के पास में तीस्ता बैराज को ज्वाइन करती है। और फिर ये मेखुलगंज जो नॉर्थ बंगाल में कूच बिहार का एरिया है, वहाँ पर से ये बांग्लादेश से प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर फिर ये मिल जाती है। तीस्ता इज बांग्लादेश 4th लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर फॉर इरिगेशन एंड फिशिंग के लिए ये सबसे बड़ी नदियों में से एक है। ये बांग्लादेश की ट्रांस बाउंड्री रिवर में से सबसे बड़ी नदियों में से भी एक है ये। तो इसके कारण से इसके जल को लेकर काफ़ी विवाद होता है और बारहमासी नदी है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पर,
सर्च कीजिएगा, कई सारे जगहों पर मैंने ये पढ़ा है कि तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। अब ये क्या बोल दिया मैंने, तीस्ता सुबह सुबह बिल्कुल सही स्थिति में मैं बोल रहा हूँ, तीस्ता पहले गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी। बहुत ही बड़े हलचल के कारण से, बहुत बड़े भूकंप के कारण से ऐसा माना जा रहा है कि 1750 के पश्चात ये ब्रह्मपुत्र में मिलने लग गई धीरे धीरे करके। उससे पहले ये गंगा नदी में मिलती थी, ऐसा माना जाता है। कई सारे जगहों पर मैंने इसको पढ़ा है। कृपया करके इसको लिखिएगा मत, कंफर्म कीजिएगा, पढ़िएगा भी, तब आपको अंदाज़ा होगा। तो अब ज़रा देखते हैं इसका विवाद क्या है। तीस्ता नदी का पानी साझा करना, जो हिमालय से निकलती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में इस विवाद का मुद्दा है। तीस्ता का महत्व क्या है? ये नदी सिक्किम के लगभग पूरे बाढ़ क्षेत्र को कवर करती है। बांग्लादेश के 2800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इस नदी के जल से अप्रभावित सूखा रहता है, जिससे हज़ारों लोग का जीवन नियंत्रित होता है। अगला है कि पश्चिम बंगाल के लिए तीस्ता नदी का महत्व क्या है। पश्चिम बंगाल की तीस्ता नदी बहुत ही महत्व है। इसे उत्तरी बंगाल के लगभग आधा दर्जन जिलों के जीवन रेखा माना जाता है। अब जिस नदी को जीवन रेखा माना जाएगा, उसका जल अगर जा रहा है किसी और देश में, उसको लेकर कोई समझौता हो रहा है, तो निश्चित तौर पर उस राज्य को भी साझा करना चाहिए। इसमें भारत और बांग्लादेश के मध्य में तीस्ता विवाद जल संधि क्यों? तो 1971 में पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश ने एक बार फिर तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे को लेकर मुद्दा उठाया था। इसके बाद 1972 में भारत बांग्लादेश में संयुक्त नदी आयोग का गठन किया गया था। 1996 में गंगा के पानी पर हुए समझौते के बाद तीस्ता के पानी के बंटवारे की मांग ने फिर जोर पकड़ी। तब से यह मुद्दा लगातार विवादों में बना हुआ है। 1983 में तीस्ता के पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ, जिसके बाद बांग्लादेश को 36%, भारत को 39% तीस्ता के पानी का इस्तेमाल करने का हक मिला, लेकिन बाकी बचे 25% का आवंटन नहीं हो सका। वहीं गंगा समझौते के बाद दूसरी नदियों के लिए विशेषज्ञों की एक साझा समिति तैयार की गई। इस समिति ने तीस्ता को महत्व देते हुए 2000 में समझौते का एक मसौदा तैयार किया था। 2010 में भारत और बांग्लादेश ने इस मसौदे को अंतिम मंजूरी दे दी। 2011 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह बांग्लादेश की यात्रा के दौरान तीस्ता करार पर हस्ताक्षर करने वाले थे, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से विरोध जताए जाने के बाद उन्होंने इसको स्थगित कर दिया। और ममता बनर्जी उस समय गवर्नमेंट को सपोर्ट करी, तो उन्होंने बोला कि अगर आपने इस पर समझौता किया तो आप बांग्लादेश गए हो प्रधानमंत्री बनकर, आओगे तो आपकी सरकार गिर जाएगी। तीस्ता नदी का औसत वार्षिक जल प्रवाह 60 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इस नदी में अत्यधिक जल जून और सितंबर के मध्य में प्रवाहित होती है। महत्व क्या है? तो तीस्ता नदी का औसत वार्षिक जल प्रवाह 60 बिलियन क्यूबिक मीटर का है। और इस नदी के प्रवाह और मौसमी बदलाव का महत्व कम बारिश के मौसम अक्टूबर से अप्रैल मई तक महसूस किया जाता है, क्योंकि इस दौरान इसमें पानी कम हो जाता है और तभी विवाद शुरू हो जाता है। मानसून के दौरान इसे बाढ़ भी आती है। निम्नलिखित परिस्थितियों को देखते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने 2011 में एक ऐसी व्यवस्था का विरोध किया, जिसके तहत कमजोर मौसम के दौरान भारत को 42.5%, बांग्लादेश को 37.5% पानी मिलेगा। इस कारण से तीस्ता जल संधि को महत्व नहीं दिया गया और इसके कारण से अभी उन्होंने बोला है कि हमारे बिना आप इसमें समझौता अगर कर लेंगे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि बंगाल के लोगों की जीवन रेखा मानी जाती है। उत्तरी बंगाल का कहाँ से निकलती है, कहाँ अपना मुहाना बनाती है, कैचमेंट एरिया इसका क्या है, सब मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ ही भारत ने सिक्किम में इस पर कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी बनाने की कोशिश की है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो होता है डैम बनाने की कोशिश की है, हाइड्रो पावर जो डैम होते हैं। और 26 के करीब में प्रोजेक्ट अभी चल रहे वर्तमान में तीस्ता नदी पर सिक्किम में। तो उसके कारण से बांग्लादेश और चिंतित है, क्योंकि बांग्लादेश के बहुत बड़ी नदियों में इसका नाम आता है जो बाउंड्री के पार से बहकर आती है। तो देखिए इसका क्या समाधान निकलता है, लेकिन विवाद के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहाँ से निकलती है ये भी पता होना चाहिए। और ये यूपीएससी में पीटी में पूछा जा चुका है, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, नेक्स्ट पेशा कानून है, जिसको अगले वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग पेशा कानून को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, लेकिन डिस्कस मैं ज़रूर करूँगा पेशा कानून को। थैंक यू सो मच आप सभी का।